आप देखें भारत को उस वक्त 1947 में जब दुनिया किसी तरह से अंग्रेजों से आजादी चाहती थी, उस वक्त आईआईएम के बारे में जो व्यक्ति सोच रहा है वो लाल बहादुर शास्त्री के पास पूछा, ऐसा कह रहे हैं जनरल साहब आपका क्या कहना है? कहा एकदम सही कह रहे हैं, मैं बोला, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं और ऐसा मुद्दा है कि मैं वो छोटे कद का बता रहे हैं मुझे, मैं छोटे कद का हूं, मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी भारत के प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के राष्ट्र जनरल को बात करना होगा तो सर झुका के बात करेगा। मैं जो आईआईटी की स्थापना नेहरू है, जो मल्टीनेशनल कंपनियों की स्थापना की बात का सोच रहा है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। स्वागत है आप सभी का आकार आईएएस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और जैसा कि आप जानते हैं आकार आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए सिलेबस के दो अन्य पाठ्यक्रमों, दो पेपरों में से पेपर 5 का सेक्शन 4 लेकर के पिछले सीरीज से आपके सामने हूं, जिसमें पिछले एपिसोड में हमने राम मनोहर लोहिया के व्यक्तित्व पर नजर डाली थी और उस पे आधारित प्रश्न को देखा था। उसी प्रकार आज उत्तर प्रदेश के एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसको पंडित नेहरू के बाद एक ऐसा नेता के रूप में देखा गया कि पहले तो अस्वीकार किया गया, फिर उनको अपमानित किया गया और फिर उन्हें पूरी तरह से स्वीकृति प्राप्त हो गई और वो प्रधानमंत्री जो जय जवान और जय किसान का नारा देते हैं, वो प्रधानमंत्री जो जनरल जियाउल हक को ताशकंद की मेज पर ले आते हैं, वो प्रधानमंत्री जो पेट को अपने भूखा रख करके, अपने परिवार को भूखा रख करके उपवास रखने की प्रथा प्रारंभ करवाते हैं कि अगर मेरा परिवार एक दिन भूखा रह सकता है तो हफ्ते में एक दिन भारत भी भूखा रह सकता है। ये संकल्पना रखने वाला प्रधानमंत्री जो रेल मंत्री रहते हुए एक दुर्घटना हो जाने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 1955 में इन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कभी पहले जब केंद्रीय रेल मंत्री होते हैं तो अपनी माता को बताते नहीं हैं कि मैं रेल मंत्री हूं, तो अचानक उनका सचिव पूछता है कि जब आप माँ से मिले तो आपने बताया क्यों नहीं कि आप रेल मंत्री हैं? तो कहा माँ बड़ी भोली है, गांव के लोग उसे इतना काम दे देंगे कि मैं कर नहीं पाऊंगा सरकार के विरुद्ध जा करके, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मना कर दिया, मैंने कहा सिर्फ एक कर्मचारी हूं। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा नैतिकता का उत्कृष्ट व्यक्तित्व बहुत कम ही आता है। तो आइए आज इस महान व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी, उनकी कथनी, उनकी करनी पर नजर डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व से संबंधित पोर्शन अब यूपी पीसीएस के पेपर 5 में सेक्शन 4 का पार्ट बन गया है। हम जानते हैं हम हमेशा वन वीडियो वन पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, ये उसका एपिसोड 2 है। पिछला एपिसोड राम मनोहर लोहिया पे बनाया जा चुका है, वो जरूर देखें। न्यू टॉपिक विथ न्यू वे आपको एक ऐसी पीपीटी के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा जो शायद यूट्यूब के संसार में बहुत मुश्किल है। बड़ी मेहनत से आकार आईएएस की टीम ने इसको तैयार किया है और आपके सामने हम इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर आप सबको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप आकार आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे जाकर के डिमांड कर सकते हैं, वहां कंपाइलेशन के रूप में आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सबसे पहली बात कि एक व्यक्तित्व को जानने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम उस व्यक्तित्व के कथन से उसके व्यक्तित्व को नापें। आखिर परखें कि व्यक्तित्व किस सीमा तक इस राष्ट्र के पुरुषार्थ को आगे बढ़ाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री का एक कथन यहां कोट कर रहा हूं कि देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है। यानी ये नहीं है कि मैं पहले मुसलमान हूं, मैं पहले हिंदू हूं, पहले सिख हूं, फिर भारतीय हूं। मेरा इस्लाम ऐसा इस्लाम नहीं है कि मैं रहबर नवाज ये कहूं कि मेरा इस्लाम सभी धर्मों से बड़ा है। मेरा धर्म वहीं तक है जहां तक सभी धर्म समान हो। मेरी निष्ठा सर्वोपरि नहीं हो सकती, भारत की निष्ठा जरूर सर्वोपरि हो सकती है, भारत का संविधान जरूर सर्वोपरि हो सकता है। तो मैं
भारतीय मुसलमान हो सकता हूं, बाकी भारतीय हिंदू, भारतीय सिख हो सकते हैं, लेकिन कोई पहले सिख और पहले हिंदू और पहले मुसलमान बन रहा है तो वो सच्चा देशभक्त नहीं है, उसने देश की माटी से मोहब्बत नहीं की है। ये लाल बहादुर शास्त्री कह रहे हैं कि देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है, एब्सोल्यूट निष्ठा, यानी ऐसी निष्ठा जिसके बाद किसी निष्ठा की आवश्यकता ही नहीं। वतन की खाक मुझे एड़ियां रगड़ने दे, हमें मालूम है पानी यहीं से निकलेगा। इतनी निष्ठा कि मुझे मालूम है कि मैं इस रेत पे अगर एड़ी पानी निकल आएगा। ये निष्ठा पूर्ण निष्ठा को प्रतिलक्षित करती है। वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री कह रहे हैं कि राष्ट्र के प्रति जो आप निष्ठा करेंगे वो पूर्ण निष्ठा है, अधूरी निष्ठा नहीं है। फिर उन्होंने कहा क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। क्या बात है। एक महान दार्शनिक ने कहा कि तुम मत सोचो कि अपने देश के लिए तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, बल्कि ये सोचो कि तुम देश के लिए क्या कर रहे हो। ये उसी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं क्योंकि इसलिए ये निष्ठा पूर्ण निष्ठा है और सभी निष्ठाओं से बड़ी है, क्योंकि इस निष्ठा को रखने के प्रतिलक्ष्य में, इसके उपलक्ष्य में वापस में हम कोई ऐसा उम्मीद नहीं पालते हैं कि देश भी मेरे लिए करेगा ही, बल्कि हम कहते हैं कि प्राण और जान माल जिस तरह की भी आहुति आए की सीमा को बचाने के लिए, चाहे वो भारत का मुसलमान होगा, हिंदू होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, हम सब तो आपस यार लड़ते हैं, राज्यों में शहरों में रहते हैं। बॉर्डर पे जाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब सैनिक देश की सुरक्षा में लगे हैं, हम लड़ रहे हैं। हमें तो अपने आप से फुर्सत नहीं है। हमें आज तक धर्म का अर्थ नहीं पता है, निष्ठा का अर्थ नहीं पता है। अगर सच में एक मुसलमान सच में अच्छा मुसलमान हो, एक हिंदू सच में अच्छा हिंदू हो, तो फिर कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से नैतिकता उत्पन्न हो जाएगी, यहीं से मोरालिटी उत्पन्न हो जाएगी और एक बेहतर सिविल सर्वेंट की ओर आप जाएंगे। पढ़ते वक्त ना आप अच्छे हिंदू बनिए ना मुसलमान बनिए, एक अच्छे विद्यार्थी बनिए, क्योंकि विद्या धर्म सर्व धर्म प्रधानम, विद्या का धर्म सभी धर्मों में प्रधान है। आप ये मत सोचिए कि आप मुगल काल पढ़ रहे हैं तो एकदम चौड़िया रहे हैं, मुसलमान हैं, प्राचीन काल पढ़ रहे हैं तो हिंदुइज्म है, चौड़ियाए जा रहे हैं। कभी नहीं। आप इतिहास के नजरिए से पढ़िए, आप संविधान को संविधान के नजरिए से पढ़िए, हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई बन करके मत पढ़िए। यही बात ये कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्र के प्रति निष्ठा सभी प्रकार की निष्ठाओं से सर्वोपरि, और ये इसलिए है क्योंकि हम बदले में कुछ अपेक्षा नहीं रखते। तो ये है हमारे लाल बहादुर शास्त्री। बौनापद, नेहरू के बाद कौन, नेहरू के बाद कौन, और विकल्पहीनता में इस कमल की तरह खिलता हुआ व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री बता देता है नेहरू के बाद मैं, नेहरू के बाद मैं, नेहरू के बाद मैं। यानी काम इतना शांति से करो कि जब तुम्हारा काम प्रतिलक्षित हो जाए, लक्ष्य तक पहुंच जाए, तो इतना शोर मचाए कि दुनिया कहे नेहरू के बाद तो शास्त्री जी हो सकते थे, दूसरा कोई नहीं हो सकता था। समझ रहे हैं। तो इनका जन्म हुआ था, महान व्यक्तित्व के जन्म के समय इनका जन्म हुआ। उसी 2 अक्टूबर 1904 को जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का मुगल सराय, दीनदयाल उपाध्याय नगर नाम रख दिया गया इसका। इनका निधन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ये वर्तमान उज्बेकिस्तान है, तत्कालीन सोवियत रूस का एक अभिन्न अंग था। वहां बैठ करके पाकिस्तान और भारत का समझौता कराया रसिया के डिप्लोमेटों ने। वो व्यक्तित्व जो चाहता नहीं था कि पाकिस्तान को वापस से उसकी जमीन दी जाए, वो व्यक्तित्व जब जनरल जियाउल हक दिल्ली में आकर के चाय पीना चाहते थे, तब लाल बहादुर शास्त्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्या आवश्यकता है कि जियाउल हक साहब को इतना कठोर परिश्रम, वो दिल्ली आए। मैं कहता हूं सैनिकों से कि कराची को कब्जे में ले लो, हम ही उनको हाथ मिलाने लाहौर पहुंच जाते हैं। और देखते ही देखते कराची बंदरगाह तक पहुंच गए थे 1965 के वॉर में हमारे सैनिक। ये व्यक्तित्व था हमारे
लाल बहादुर शास्त्री का। याद रखिएगा, कद मैटर नहीं करता है कि आप छोटे हैं या बड़े हैं। आपके दिमाग का डेवलपमेंट, बारीक चीजें, कहाँ किसको कैसे कब किधर उपयोग करना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तब आप एक बेहतर व्यक्तित्व बन पाते हैं, एक बेहतर नेता बन पाते हैं, एक बेहतर डीएम बन पाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कौन कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। माता पिता का नाम राम दुलारी मुंशी शारदा प्रसाद। एवं शिक्षा, कैसा रहा लाल बहादुर शास्त्री का आरंभिक जीवन? तो मात्र 18 महीने की आयु पर ही इनसे इनके पिता का साया छूट गया। पिताजी का देहांत। अमूमन बड़े लोग और बड़े व्यक्तित्वों की जब आप कहानी पढ़िएगा तो बचपन में ही माता और पिता का जाना तो तय दिखता है। यानी ईश्वर तय कर रखता है कि पहले संघर्ष, फिर तपस्या और फिर सफलता। ईश्वर पहले से ही तय करके भेजा हुआ है इन व्यक्तित्वों को कि हम पहले ही तुमको दिखा देंगे कि संघर्ष क्या है, कैसे झेलना है, फिर तपस्या करना, तपस्या से ना घबराना, और फिर लखनऊ डीएम डायरेक्ट। समझ रहे? इतनी कम उम्र में पिता के देहांत के बाद इनकी परवरिश माँ के आंचल में हुई। अब जिसकी परवरिश आंचल में हुई, कहा जाता है माँ के आंचल में पलने वाला व्यक्ति बड़ा कोमल होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री मृदु भाषी थे। ये कहते कठोर बात थे, लेकिन मृदु भाषा में, मीठी भाषा में कठोर बातें भी कह जाते थे। अपने पिता के देहांत के बाद इनकी माता ने भी अपने 3 बच्चों के साथ अपने ननिहाल मिर्जापुर आना ठीक समझा, जिससे लाल बहादुर शास्त्री जी की प्राथमिक शिक्षा उनके ननिहाल में हुई। अमूमन सबकी होती है, मोस्टली भारतीयों की ननिहाल से बहुत जुड़ाव होता है। शिक्षा में निपुण होने के कारण इन्होंने अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा काशी विद्यापीठ से ग्रहण की, जहां से इन्होंने संस्कृत में स्नातक की उपाधि ली। इंग्लिश माध्यम वाले लोगों के लिए भी यहाँ पे पूरा बाइलिंगुअल दिया जा रहा है पीपीटी। आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, देखिएगा। स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वाधीनता संग्राम में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई और कई बार जेल भी गए। इनके राजनीतिक पथ प्रदर्शक महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुए, जवाहरलाल नेहरू, तथा इनके ऊपर गांधीवादी विचारों का काफी प्रभाव पड़ा, काफी इम्पैक्ट था इनके ऊपर गांधी जी का। पढ़ना भी चाहिए, 2 अक्टूबर का मामला है भाई। तो लाल बहादुर शास्त्री जी महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए देशवासियों से आह्वान इन्होंने किया कि आप सभी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होइए। इस समय इनकी आयु वर्ष थी, यानी 16 वर्ष की अल्पायु में इस व्यक्ति को जहां खेलने कूदने खाने के दिन थे, इसने अपने आप को सर्वस्व निछावर करने के लिए देश को समर्पित कर दिया। इन्होंने गांधी जी के आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय किया और आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके चलते उन्हें 1921 में जेल भी जाना पड़ा। देश को स्वतंत्र कराने के क्रम में उन्हें अपने जीवन के 7 वर्ष कारावास में गुजारने पड़े। 7 वर्ष कारावास में गुजारने पड़े। आजादी के इन संघर्षों ने इन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया था। क्यों नहीं परिपक्व बनाएगा? एक सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि उनकी ट्रेनिंग सिलेक्शन हो जाने के बाद मसूरी में होगी, या यूपी पीसीएस में एसडीएम में सिलेक्शन हो जाने के बाद ट्रेनिंग लखनऊ में उपम में होगी। गलत अवधारणा है। आप जिस दिन से प्रिपरेशन करते हैं, प्री 1 बार नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला, फिर प्री निकला, मेंस नहीं निकला, मेंस निकल गया, इंटरव्यू नहीं निकला, फिर फेल, फिर एक के बाद एक जो ये आपके अंदर कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। कभी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, कभी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो,
डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा रहे हो, दोस्तों से कम समय दे रहे हो, अल्पाहार कर रहे हो, ये सारी चीजें यहीं से आपकी ट्रेनिंग कर रही हैं। ट्रेनिंग तो सीमित मात्र 6 महीना, 7 महीना, 1 साल कर सकते हो। क्या इस 20 साल की शरीर को, इस 20-25 साल के शरीर को सिर्फ 1 साल में सब कुछ सिखाया जा सकता है? नहीं। आपने जो तपस्या की है, जो संघर्ष किया है तैयारी करने में, वो संघर्ष ही आपकी तैयारी का प्रारब्ध हो चुका है। अगर आप बेहतर अंत चाहते हैं तो आकार आईएएस की टीम लगातार आपके लिए, आपके मेहनत को और सफल बनाने के लिए लेकर के आ रही है। तो आप जल्द से जल्द हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस को ज्वाइन करके हमारे इस अप्रोच के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे इस सिविल सर्वेंट बनाने के अप्रोच के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ दिमाग में फैक्चुअल कीड़ा नहीं डालते, हम कॉन्सेप्ट डालते हैं ताकि बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में भी जाके उस कॉन्सेप्ट को जब मेंस का पेपर हो रहा हो तो उतारने के काबिल बन सके। तो आइए आगे चलते हैं। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता। कई बार यूपी पीसीएस और यूपीएससी के निबंध में प्रश्न पूछा गया, क्या सार्वजनिक जीवन में नैतिकता निभाई जा सकती है? क्या व्यवसाय और नैतिकता साथ साथ चल सकते हैं? क्या राजनीति और नैतिकता साथ साथ चल सकती है? राजनीति तो अमूमन कही जाती है गंदी है, नैतिकता से कैसे जुड़ सकती है जहां शुभ लाभ और हानि की बात हो? राजनीति तो राजनीति होती है जी, जहां लाभ है वहां राजनीति है। कोई भी मुद्दा देखा, उसको तोड़ा मरोड़ा और पेश किया और फिर बताया कि देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, राजनीति की। लेकिन राजनीति के साथ नैतिकता कैसे जुड़ गई? और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का महत्व अगर सीखना है तो आइए सीखिए लाल बहादुर शास्त्री से क्या होती है सार्वजनिक जीवन की नैतिकता। शास्त्री जी ने राजनीति में प्रवेश के माध्यम से देश की दिशा और दशा को बदलने का प्रयास किया। ठीक है, हर कोई चाहता है। वस्तुतः वर्ष 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता प्राप्त कर ली, जीत गए चुनाव। 1935 का एक्ट आया था, फिर प्रांतों में चुनाव हुआ था। इसी के पश्चात सत्ता में आई कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता लाल बहादुर शास्त्री का महत्व समझ लिया। बंदा है काम का। परिणाम स्वरूप 1947 में उन्हें उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल कर लिया गया और वर्ष 1951 में वह पार्टी महासचिव बने। तत्पश्चात शास्त्री जी को रेलवे और यातायात के लिए केंद्रीय मंत्री के रूप में चुना गया। किंतु इसी समय 1955 में दक्षिण भारत के अरियल के समीप रेल दुर्घटना में कई लोग हताहत हुए और मृत्यु हो गई और लाल बहादुर शास्त्री ने इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार समझा और इस्तीफा सौंप दिया। इस सार्वजनिक जीवन की नैतिकता देखिए कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर पाया कि जिनके पूरी दुनिया सुन रही है जिनके बारे में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चाहते तो अपने बेटे का एडमिशन आसानी से करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा सार्वजनिक जीवन में नैतिकता अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से परीक्षा दे करके तुम्हें अगर एडमिशन लेना है तो लो, मैं सिफारिश करने नहीं जाऊंगा वहां के प्रोफेसरों से। ये महात्मा गांधी का नैतिकता है। राजनीति में रह करके भी राजनीतिज्ञ नहीं बने, ये महात्मा गांधी थे। राजनीति में रह करके भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया। ये राजनीति में नैतिकता के प्रत्यक्ष और पर्याय भगवान कहे जाएं तो कम नहीं होगा। सार्वजनिक जीवन में अगर नैतिकता उत्पन्न करनी है तो सबसे पहले सहानुभूति और समानुभूति का एहसास करना होगा। अगर सहानुभूति है तो सिर्फ आप देख करके किसी के दर्द को कह रहे हैं आह बहुत तकलीफ में है, लेकिन अगर सहानुभूति के साथ गई तो आप उसकी तकलीफ को भी दूर करने का प्रयास करिएगा और आप अपनी अंतरात्मा को इतना जागृत कर लीजिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री की अंतरात्मा जागृत हुई, चाहे किसी की भी गलती हो, लेकिन शीर्ष नेतृत्व पर मैं हूं, इसलिए सारा कुछ मेरा जिम्मा है।
मुझसे भी कई बार ऐसी भूलें हो जाती हैं, कई बार वीडियो एडिटिंग में समस्याएं हो सकती हैं, तो मैं स्वयं कोशिश करता हूं कि सारी जिम्मेदारी स्वयं लूं। सार्वजनिक जीवन की नैतिकता, हम ये नहीं कह सकते कि मेरे चपरासी की गलती थी, मेरे एडिटर की गलती थी या किसकी थी। नहीं, मैं नेतृत्व कर रहा हूं तो मेरी गलती थी, मैंने क्यों नहीं देखा। ये काम किया लाल बहादुर शास्त्री ने। तो सार्वजनिक जीवन में नैतिकता इनसे सीखी जा सकती है कि नहीं सीखी जा सकती है। यूपीएससी में भी ऐसा ही आता है। यूपीएससी में डायरेक्ट पूछता है जीएस पेपर 4 में कि आपके जीवन में किस व्यक्तित्व ने सर्वाधिक, उनके बारे में विस्तार से बताइए। तो आप चुन लिए लाल बहादुर शास्त्री। सार्वजनिक जीवन में इनसे नैतिकता सीखिए। इनके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जिस प्रकार से इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो आप कहेंगे कि मुझे भी अगर कभी अपने परिवार को बचाने की या अपने जिले को कुछ काम करने के लिए कुछ चीज को तिलांजलि देना पड़ा, तो मैं पहले राष्ट्र हित को ऊपर रखूंगा, मैं अपने राज्य के हित को ऊपर रखूंगा, संविधान को बचाने की बात करूंगा। ये सीखा है मैंने लाल बहादुर शास्त्री से। जब भी मुश्किल आन पड़ेगी तो मैं सीमित संसाधनों में बेहतर प्रबंधन करने का प्रयास करूंगा। लाल बहादुर शास्त्री का कद छोटा है। जनरल जियाउल हक कहता है बीबीसी के पत्रकार से कि वो बौने कद का आदमी हमसे क्या बात करेगा। लाल बहादुर शास्त्री के पास बीबीसी का पत्रकार वापस आया, पूछा ऐसा कहना है जनरल साहब, आपका क्या कहना है। कहा एकदम सही कह रहे हैं, हूं मैं बौना, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। ऐसा मुद्दा है कि मैं, वो छोटे कद का बता रहे हैं मुझे, मैं छोटे कद का हूं, मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस भारत के प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के राष्ट्र जनरल को बात करना होगा तो सर झुका के बात करेगा, मैं सर उठा के बात करूंगा। क्या बात है। अपनी छोटी सी कमी को कितनी बड़ी विशालता में व्यक्तित्व ने बदल दिया। ये सिविल सेवकों को सीखने का साधन है कि नहीं है। जीएस पेपर 4, यूपीएससी, यूपीपीसीएस पेपर 5, समझ गए कैसे लेना है। आइए आगे बढ़ते। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए संसद में कहा कि अब यहां देखिए, एक तो होता है विभाग का नेतृत्व करता, तो ये विभाग के नेतृत्व कर रहे थे रेल मंत्रालय का, एक पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अंदर की नैतिकता देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू पे लोग बहुत सी बातें करने को कर लेंगे, पंडित जी ये थे वो थे, अरे पढ़े लिखे यार, आपको गहन चर्चा करनी पड़ेगी, शोध करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ लेना व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ये फायदेमंद नहीं है। आप देखें भारत को उस वक्त 1947 में जब दुनिया किसी तरह से अंग्रेजों से आजादी चाहती थी, उस वक्त आईआईएम के बारे में जो व्यक्ति सोच रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। जो आईआईटीज की स्थापना कर रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनियों की स्थापना की बात का सोच रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। जो भाखड़ा नागल परियोजना की बात कर रहे हैं, जो बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, और बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जो व्यक्ति बोल रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। वो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनना भी जानता है, और वो व्यक्ति कहता भी है कि अगर पत्रकारिता और पत्रकार सरकार का विरोध नहीं करेगी तो कौन करेगा। ये सार्वजनिक जीवन में नैतिकता है। आज कोई विरोध कर ले, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी, किसी की भी सरकार हो, आज सरकारों ने अपने आप को सिर्फ तारीफ सुनने के लिए बना लिया है। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में बेहतर नहीं है। अगर सत्ता है तो विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है, और विपक्ष के रूप में मीडिया का भी एक खंभा खड़ा होना चाहिए। और ये नहीं है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जाए, देश के विकास के लिए, देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए विरोध हो। विरोध के लिए विरोध ना हो कि मोदी जी हैं सत्ता में तो बस हटाना है तो हटाना है, इसी के लिए विरोध चल रहा है। अरे उनकी नीतियों पे बात करो, उनकी अच्छाई और बुराई की नीतियों पे बात करो, तब सार्वजनिक जीवन में नैतिकता उत्पन्न होगी। और लाल बहादुर शास्त्री का जीवन और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन आकर के एक सिविल सर्वेंट के अंदर बसेगा, व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। सुनिए, जब मेन लीडर क्या कह रहे हैं, ये मेन लीडर कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इसलिए यह इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी इस घटना के जिम्मेदार हैं, बल्कि यह इस्तीफा इसलिए स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा, एक नया लफ्ज,
कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा की बात हो रही है यहाँ पे, कि संवैधानिक मर्यादा की एक मिसाल कायम होगी कि भले व्यक्ति का प्रत्यक्ष रोल नहीं था लेकिन अप्रत्यक्ष रोल तो था, इसलिए उसने इस्तीफा दिया और मैंने स्वीकार किया। राजनेताओं की जनता के प्रति एक जवाबदेही होगी। तब संसद में लाल बहादुर शास्त्री जी के इस कार्य की बहुत प्रशंसा हुई थी कि उन्होंने त्वरित रूप से प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं मांगना पड़ा, स्वयं दे दिया था। आज के राजनेता कुर्सी मिली है, इस्तीफा देंगे, दिमाग खराब है। सीमित संसाधनों का इष्टतम प्रयोग, यानी मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस। सीमित संसाधनों में इष्टतम विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्य, इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसका सेकंड एपिसोड बनाऊंगा आपके लिए और जानदार, ताकि आप यूपीपीसीएस का जब पेपर दें तो हर एक प्रकार से, एक सिविल सेवक की नजर से, सामाजिकता की नजर से, धार्मिकता की नजर से, राजनीतिज्ञ की नजर से, क्योंकि हमें सिविल सेवा की प्रिपरेशन करने के दौरान किसी भी प्रश्न का उत्तर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक नजरिए से देना होता है। इन सभी परिप्रेक्ष्यों के तहत रहते हुए हमें किसी व्यक्तित्व को पढ़ना है। तो आज का ये एपिसोड यहीं पे मैं रोक रहा हूं। उम्मीद है आप इसके दूसरे एपिसोड का इंतजार जरूर करेंगे। तब तक देखते रहिए आकार आईएएस और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि छूट जाएगी ऐसी वीडियो आपसे। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। देखते रहिए आकार आईएएस यूट्यूब चैनल।